क्या दादा की संपत्ति में पोता अधिकार का दावा कर सकता है? संपत्ति के अधिकार क्या है? आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को। दादा परदादा की संपत्ति पर पोता अधिकार का दावा कर सकता है? जी हाँ, आज की इस वीडियो का यही जो है टॉपिक है और इसी टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे। एक पौत्र यानी कि एक लड़का है और उसका जो बाबा है और वो उसका पौत्र है। एक पौत्र अपने दादा की संपत्ति पर अधिकार संपत्ति के प्रकार और उसके प्रबंधन को उसके प्रबंधन को के ऊपर निर्भर होता है और इसे पैतृक संपत्ति या स्वयं अर्जित संपत्ति वशिष्ठ जो वसीयत है वाली संपत्ति के रूप में ही वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि संपत्ति के अधिकार आखिर क्या होते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि संपत्ति के अधिकार में यह अवधारणा शामिल है कि कोई भी संसाधनों का मालिक कौन है, यानी कि और उसके सिद्धांत और कानून दोनों के तहत यानी कि उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। यानी कि संसाधन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप छू सकते हैं और विचार उन्हें आप छू नहीं सकते। ऐसे भी कोई विचार हों तो और लोगों को कंपनियों या सरकारों से संबंधित हो सकते हैं। यानी कि निजी संपत्ति या निजी व्यक्ति अपनी संपत्ति जमा करने की, धारण करने के, सौंपने, किराया देने या फिर बेचने के अधिकार का प्रयोग संयुक्त राज्य यानी कि अमेरिका सहित सभी विभिन्न देशों में यानी व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अर्थशास्त्र में संपत्ति का अधिकार सभी बाजार लेन देन या फिर उसकी नींव रखी गई हो और समाज इन अधिकारों को किस प्रकार से यानी प्रदान करता है, इसकी सीधा प्रभाव जो पड़ता है वह संसाधनों और कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे किया जाता है। संपत्ति के अधिकार को एक तरीके से समझना, क्योंकि बहुत से लोगों को संपत्ति के अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होती है और अगर बाप दादा के संपत्ति मिली हुई है तो वो उस संपत्ति को ऐसे ही उड़ा देते हैं। यानी कि संपत्ति की सुरक्षा सरकार के द्वारा बनाए गए एक सुपरिभाषित कानून के द्वारा की जाती है और वे कानून यानी कि स्वामित्व यानी कि अधिकार और संपत्ति के मालिक होने को के साथ जुड़े लाभ संपत्ति करते हैं। यानी कि जो इस प्रकार के लाभ होते हैं उन्हें ये स्थापित करते हैं और जबकि संपत्ति की अवधारणा एक विस्तृत श्रृंखला को यानी सम्मिलित करती है और कानून की सुरक्षा स्थान और आधार पर भिन्न हो। पैतृक संपत्ति के कानून को नियंत्रित करने वाले कानून कौन से होते हैं? भारत में विभिन्न यानी कि धार्मिक समुदाय इस संपत्ति का विभाजन अलग अलग कानूनी दायरे में यानी या ढांचे में नियंत्रित किया जाता है और 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू, सिख, जैनियों और बौद्ध धर्मों के बीच यानी कि जो पैतृक संपत्ति का विभाजन और नियंत्रण करता है। हालांकि ईसाइयों के लिए सन 1925 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम संपत्ति विवरण यानी कि नियम निर्धारित करता है और दूसरी ओर मुसलमान यानी कि जो संपत्ति होती है उसका विभाजन मामलों के लिए यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत जिसे कहा जाता है और एप्लीकेशन एक्ट 1937 यानी इस बारे में उसका उल्लेख होता को पूरा उल्लेखित है और प्रावधानों का पालन भी किया जाता है। यानी ईसाइयों के भीतर विरासत और उत्तराधिकार प्रथाओं में पुरुषों को महिलाओं को दोनों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व वाली कोई भी संपत्ति यानी कि उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाती है और भले ही वह उसे प्राप्त न की गई हो, लेकिन जीवन काल में इस संपत्ति का कोई भी दावा नहीं कर सकता है। और ऐसे ही मुस्लिम कानून में दो प्रकार के उत्तराधिकारी होते हैं, यानी कि हिस्सेदार और अविशिष्ट उत्तराधिकारी और मूल व्यक्ति की संपत्ति के एक विशिष्ट हिस्से पर यानी कि हिस्सेदारों का जो पूर्व निर्धारित अधिकार होता है, जबकि हिस्सेदारों को उसका हिस्सा प्राप्त होने के बाद संपत्ति में कुछ बचा है तो उसे अवशिष्ट उत्तराधिकारियों की विरासत में मिला दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि दादा की संपत्ति पर पौत्र का क्या अधिकार होता है। पौत्र अपने दादा की संपत्ति का अधिकार होगा या नहीं, उस पौत्र को अपने बाबा की जो संपत्ति है उस पर अधिकार होगा नहीं, यह लागू यानी कि विरासत कानून पर निर्भर करता है। यानी कि भारत की विरासत का कोई भी समान कानून नहीं है और उत्तराधिकार जो विरासत धर्म के आधार पर विभिन्न यानी कि व्यक्तिगत जो कानूनों के अधीन है और इसमें दादा परदादा की संपत्ति पर पौत्र का अधिकार इस बात पर भी निर्भर करता है कि संपत्ति किस प्रकार की है और उसका निपटान कैसे किया जाता है। यानी कि इसी प्रकार से आपको मैं बता दूं कि जो अर्जित और
पैतृक या फिर अन्य स्वयं अर्जित संपत्ति के लिए कोई वसीयत यानी बनाई गई है। और अगर किसी के पास यानी वसीयत नहीं है तो दादा की संपत्ति का अधिकार मौजूदा अधिकार कानून के मुताबिक होता है। पौत्र के विरासत के अधिकारों को प्रभाव पड़ने का कारक क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि विरासत के अधिकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, जिसमें कई प्रमुख कारक यानी शामिल होते हैं और कुछ विशेष विचार इसमें शामिल हैं। कौन कौन से विचार हैं कि वसीयत की संपत्ति योजनाओं दादा दादी वसीयत का ट्रस्ट बनाते हैं तो यह तय कर सकते हैं कि उनके समान कोई कैसे साझा किया जाना चाहिए, जिसमें पौत्र पोत्रियों की विरासत मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और प्रोबेट कानून यानी कि जब किसी दादा और दादी की वसीयत छोड़े बिना मृत्यु हो जाती है तो उस क्षेत्र के नियम जहां वे रहते हैं यह निर्धारित करने का है कि उनकी संपत्ति कैसे यानी विभाजित होती है। और कुछ राज्यों में यानी ये नियम संपत्ति के विचारान यानी पौत्री और पड़पोत्रियों को यानी तुलना के प्रति पत्नी और बच्चों के पक्ष में हो सकती है। और गोद लेने की स्थिति में यानी कि अगर किसी को गोद लिया गया है, जब किसी भी पौत्र या गोद लिया जाता है तो उसके विरासत का अधिकार यानी कि जैविक पौत्र में भिन्न हो सकते हैं। और संबंध यानी कि अगर संबंध पौत्र की विरासत मृतक के साथ उसके रिश्ते का प्रभाव हो सकती है। या फिर संयुक्त परिवार, ऐसी परिस्थिति में जहां दादा दादी एक संयुक्त परिवार का हिस्सा थे, जिसका अर्थ यह है कि उसके कोई विवाह यानी विवाह से कोई बच्चे नहीं थे पहले, और संभावित रूप से पौत्र यानी विरासत अधिकारों को प्रभाव कर सकता है। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि दादा की स्वयं अर्जित संपत्ति पर पौत्र पोत्रियों का अधिकार है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि एक पौत्र अपने दादा की यानी स्वयं अर्जित संपत्ति पर कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है यदि वह संपत्ति उसके पिता के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत यानी पारिवारिक विभाजन के कानून उत्तराधिकारी के रूप में यानी कि आवंटित की गई है, न कि सहदाई के रूप में दादाजी के उसे चाहे संपत्ति हस्तांतरित कर सकते हैं। और यदि दादा की मृत्यु बिना कोई वसीयत छोड़े हो जाती है तो केवल उसके तत्कालीन यानी कानूनी उत्तराधिकारी यानी कि उसकी पत्नी, बेटे और बेटी को उसके साथ छोड़े गए संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का अधिकार होता है। क्योंकि मृतक की पत्नी, बेटे और बेटी की विरासत में मिली यानी संपत्तियों को यानी कि उन लोगों की निजी संपत्ति को माना जाता है और जिन्हें विरासत में मिली है, किसी और उस संपत्ति के हिस्सेदारों का यानी दावा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। यदि दादा किसी की भी बेटे को यानी बेटी को उसकी मृत्यु से पहले हो जाती है तो वह पूर्व मृतक बेटे या बेटी के कानूनी उत्तराधिकार को वह हिस्सा मिलेगा जो पूर्व मृतक बेटी या बेटी को मिलना चाहिए था। और दादा या पौत्र केवल अपने जो पूर्व यानी कि मृत पिता का हिस्सा पाने का हकदार होगा, लेकिन यदि पिता जीवित हो तो वह किसी भी हिस्से को हकदार नहीं हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी है, और इस वीडियो में मैंने आपको पैतृक संपत्ति के बारे में बताया है कि पौत्र का कितना अधिकार पैतृक संपत्ति में होता है और पैतृक संपत्ति के ऊपर क्या अधिकार होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।